गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। उन्हीं टर्म्स से आगे हम आज अपना सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस लेक्चर को देखिएगा। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी। सबसे पहले हमने एंटिटी को पढ़ा था, उसके बाद हमने बिजनेस एंटिटी पढ़ा, उसके बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ा था, उसके बाद हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को पढ़ा था। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद हमने इवेंट पढ़ा था, ठीक है ना। इवेंट के साथ हमने एंट्री, साथ में अकाउंट, इसका फॉर्मेट कैसा है, कैपिटल, इसकी टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल को भी हमने पढ़ा, और ड्राइंग्स, और लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर में बैड डेट्स को भी पढ़ा था। तो आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्म नंबर 11। ऑलमोस्ट हमारे पास 30 से 35 टर्म्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 10 टर्म्स पढ़ी। आज हम एटलीस्ट 10 से 12 टर्म्स को और पढ़ लेंगे। सबसे पहला हमारा टर्म जो आता है आज की लेक्चर में वो आता है स्टॉक। बेसिकली स्टॉक किसको कहते हैं? आपने देखा होगा नॉर्मली हम कहते हैं हमारे पास स्टॉक मौजूद है। तो है क्या ये बेसिकली स्टॉक? स्टॉक हम उन गुड्स को कहते हैं जिन गुड्स के साथ एक बिजनेस एंटरप्राइज डील करता है। तो जैसा मैंने आपको बोला है पहले ही, हम अच्छे से एग्जांपल के जरिए समझेंगे किसी भी चीज को। अगर ये मान लो एक बिजनेस है, ठीक है ना, एक बिजनेस किस चीज के साथ डील कर रहा है। से फॉर एग्जांपल इसका काम है क्लोथ बेचना, ठीक है ना। तो ये एक बिजनेसमैन है जिसका काम है क्लोथ परचेज करना और क्लोथ को सोल्ड करना, ठीक है ना। तो एक क्लोथ हाउस है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, ये गुलजार क्लोथ हाउस है, ठीक है ना। गुलजार क्लोथ हाउस, इसका काम क्या है? इसका काम है क्लोथ, यानी इसका काम है कपड़ा परचेज करना बाहर से, और उसी कपड़े को ये अपने कस्टमर्स को सोल्ड करता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा इसके पास स्टॉक क्या अवेलेबल है, तो हम बोलते हैं क्योंकि ये जो शॉपकीपर है इसका काम है क्लोथ को सोल्ड करना, तो ये जो क्लोथ है ये इसके लिए क्या बन जाएगा? ये इसके लिए बन जाएगा स्टॉक। तो आई होप स्टॉक का बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टॉक क्या है? बेसिकली ये वो गुड्स है जिनके साथ एक बिजनेस एंटरप्राइज डील करता है। लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा, खाली इतना ही स्टॉक का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिन गुड्स को हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं ताकि हम फर्दर प्रोडक्शन कर सके, ठीक है ना। तो हम कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो उन चीजों को हम क्या कहें, वो चीजें भी स्टॉक की डेफिनेशन में आ जाती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ हमारी जो स्टॉक की डेफिनेशन है ये थोड़ी एक्सटेंड हो रही है। गुड्स तो आ गए हमारे जो फाइनल गुड्स थे, जिन गुड्स को हम इजीली सोल्ड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, वो तो आ गए स्टॉक की डेफिनेशन में। लेकिन साथ साथ में वो गुड्स भी जिन गुड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी। दैट मीन्स यहाँ पर स्टॉक जो है हमारा, इसमें कुछ और चीजें भी आ जाएंगी। उन चीजों को मैं यहाँ पर अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हमारी 3 चीजें आ गई, ठीक है ना। हमारा स्टॉक जो है ये हो सकता है रॉ मटेरियल की शेप में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ये या तो होगा रॉ मटेरियल की शेप में, ठीक है ना, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। स्टॉक इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, ठीक है ना। उसके बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको मैं शॉर्टकट में WIP लिखूंगा, और उसके बाद हमारा फाइनल आता है फिनिश्ड गुड्स, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है ना। फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड गुड्स। तो हमारा जो स्टॉक है ध्यान रखिएगा, ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ये वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड भी हो सकता है। तो मैं एग्जांपल के जरिए आपको ये तीनों चीजें समझाऊंगा। बेसिकली ये है क्या? रॉ मटेरियल वो हमारा स्टॉक है जिसके ऊपर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। से फॉर एग्जाम्पल हमें एक मकान बनाना है, ठीक है ना। तो मकान बनाने के लिए हमारे पास क्या लगता है? बेसिक चीजें लगती है जिनसे हमारा मकान बन जाएगा ऑब्वियसली। तो कौन कौन सी चीजें? यहाँ पर हमें ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी एग्जाम्पल मिलूंगा, बेसिक चीजें जो होंगी। उसके साथ हमें सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। हमारे पास बाजरे की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बाजरे के साथ साथ हमें सैंड की ज़रूरत भी पड़ेगी। गर्ज अगर हमें मकान बनाना है तो बहुत सारी चीज़ों का हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अब जब हम ब्रिक्स लाएंगे या सीमेंट हमने लाई या हमने सैंड लाई, ठीक है ना, ये हम लाएंगे सबसे पहले एडवांस में हम परचेज करके रखेंगे। इसके ऊपर अभी तक कोई भी काम स्टार्ट नहीं, हमारा जो मकान है इस मकान के ऊपर अभी कोई भी काम नहीं हुआ। तो वो जो हमारे पास स्टॉक होगा, हमने जो ब्रिक्स लाई, सीमेंट लाया, सैंड लाया, वो किस फॉर्म में होगी? रॉ फॉर्म में होंगी, यानी इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ। हमें पता है अब जब हम इस मकान के ऊपर काम लाएंगे, हमने मिस्त्री को लाया, ठीक है ना, हमने लेबर को लाया, अब वो मकान बना रहे हैं, लेकिन अभी तक मकान कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जो प्रोसेस हमारा आ जाएगा उसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, यानी रॉ मटेरियल के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तक हमारा प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट वो तैयार नहीं हुआ। वंस हमारा मकान कंप्लीट हो, वंस हमारे गुड्स जो है कंप्लीट फिनिश्ड शेप में हो, मुकम्मल कंप्लीट हो, अब हम इसको इजीली रेडी टू यूज कर सकते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया या फिनिश्ड गुड्स। आई होप स्टॉक के ये 3 चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली ध्यान रखिएगा, जब भी हम नॉर्मली स्टॉक को जब हम रेफर करते हैं तो हम बोलते हैं हमारे पास जो स्टॉक है ये वो चीजें हमारे पास है जिनको हमने एट द एंड ऑफ द ईयर हम सोल्ड ना कर सके, दैट मींस अनसोल्ड।
रखिएगा, जो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास बिजनेस में रहा कुछ, अब हमें गुड्स वो थे जो हमें सोल्ड करने थे, लेकिन कुछ गुड्स हमारे पास अभी भी अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द ईयर जिनको हम सोल्ड ना कर सके। नॉर्मली हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में उन्हीं को नॉर्मली स्टॉक बोलते हैं, लेकिन स्टॉक जो है एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें ये सारी चीजें आ जाती है, रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिनिश्ड गुड्स हो, इवन वो चीजें भी जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया स्टॉक जो है इसमें से वो गुड्स आते हैं जिनके साथ बिजनेस एंटरप्राइज डील करता हो, और प्लस वो सारी चीज़ें भी जो हमें फर्दर प्रोडक्शन, जो वो गुड्स भी जिन गुड्स को हम फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कोई और प्रोडक्ट भी बना सके। ठीक, स्टॉक की हमारे पास दो टाइप से ध्यान रखिएगा। जो हमारा स्टॉक है ये दो तरीके का हो सकता है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। इसको मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के जरिए। देखिए, जब भी हम अपना बिजनेस करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ईयर जो है, जो कि आप सबको पता होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल 2025 यहाँ से हमारा साल स्टार्ट हो गया, और हमारा एंड कब होगा ईयर, 31 मार्च 2026, यानी 31 मार्च 2024 को हमारा साल खत्म हो गया। तो चूंकि इस साल में हमने बहुत सारी परचेज की होंगी, यानी हमने माल को परचेज किया होगा, और बहुत सारी सेल्स यानी हमने माल को सोल्ड भी किया हुआ होगा, लेकिन जब हम लास्ट पे देखेंगे 31 मार्च 2024 को, साल का लास्ट वाला दिन, साल का लास्ट दिन, ठीक है ना, इस दिन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ स्टॉक जो है वो अवेलेबल रहा होगा, ठीक है ना, जिसको हम सोल्ड ना कर सके इस साल में। उस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, वो वाला स्टॉक हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी वो स्टॉक जो हमारे साल के लास्ट डे हमारे पास अवेलेबल रह गया क्योंकि हम उसको सोल्ड नहीं कर सके। ये स्टॉक हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे, ध्यान रखिएगा, अब जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन गया, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1,80,000 का हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रह गया एट द एंड ऑफ द डे। क्या इस स्टॉक को हम अब फेंक देंगे? नहीं, इसको हम फेंक नहीं देंगे, बल्कि इसको हम नेक्स्ट डे अपने बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट डे होगा ऑब्वियसली वो हमारा नेक्स्ट ईयर भी होगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल 2026। तो जो 1 अप्रैल 2026 जब हम अपना हिसाब किताब खोलेंगे, अकाउंटिंग का हिसाब किताब खोलेंगे, जो हमारा जो लास्ट डे का यानी 31 मार्च का जो हमारा क्लोजिंग फिगर था 1,80,000, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये क्लोजिंग फिगर ही हमारा बन जाएगा यहाँ पर ओपनिंग फिगर, क्योंकि हमें पता है वो जो हमारा स्टॉक था उस स्टॉक को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि किसी को ऐसे ही मुफ्त में नहीं देंगे, बल्कि उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपली पढ़ लिया यहाँ पर स्टॉक की डेफिनेशन हमने पढ़ी, स्टॉक किस चीज को कहते हैं, और स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के ऊपर। सेकंड टर्मिनोलॉजी जो है हमारी वो है परचेजेस, ठीक है ना। तो परचेजेस हमें पढ़ना है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, जब भी हम परचेजेस पे जाएंगे तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉमन पर्सन को अगर हम बोलेंगे परचेज का मतलब क्या है, वो बोलेगा परचेज का मतलब माल परचेज करना। तो बिजनेस में भी हमारा परचेज जो है माल परचेज करना ही है, लेकिन फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज ए बिजनेसमैन मुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें परचेज में आएंगी और कौन कौन सी चीजें परचेज में नहीं आएंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम सेकंड टर्मिनोलॉजी को, क्योंकि हमें सबको पता है जब भी एक बिजनेसमैन जो एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, क्योंकि उसका इंटेंशन होता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए उसको जरूरी है उसके लिए कि वो क्या लोगों को दे, वो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो ऑब्वियसली जब वो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो अगर ये ट्रेडिंग कंसर्न है तो ये क्या करेगी, ये गुड्स खुद परचेज करेगी और उन गुड्स के ऊपर थोड़ा प्रोसेस करेगा या अपना टैग लगा के वही कस्टमर्स को बेच देगा, ठीक है ना। या अगर कोई होलसेलर होगा, ठीक है ना, वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है और कस्टमर्स को गुड्स बेचता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो परचेज है ये। लेकिन हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छे से इसको देख लेंगे। परचेज का मतलब क्या हुआ, परचेज मींस परचेज ऑफ, ध्यान रखिए, गुड्स फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये सी साधारण सी डेफिनेशन है हमारी। परचेज का मतलब परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हमारा मकसद ही होता है जो हमारे पास गुड्स है, एक बिजनेसमैन क्या करता है, ये मान लो ये एक हमारा बिजनेसमैन है, ये परचेज करता है गुड्स को, ठीक है ना, यहाँ से गुड्स को परचेज करता है और यहाँ से वो कस्टमर्स को जो लोग होते हैं उनको ये सोल्ड कर लेता है। तो जो इससे खुद परचेज करता है, ध्यान रखिए, जो ये खुद परचेज करता है किसी और से, मैन्युफैक्चरर से, ठीक है ना, या किसी थर्ड पार्टी से, या आउटसाइड इंपोर्ट करता है आउटसाइड कंट्री से, तो उस चीज़ों को क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि ये परचेज कर रहा है। लेकिन किन चीज़ों का ये परचेज कर रहा है, गुड्स का परचेज कर रहा है। लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा ये वो गुड्स हैं जिन गुड्स में यहाँ पर मकसद होना चाहिए हमें इनको सोल्ड करना है, हमें इनको सेल करना है। साथ में साथ ध्यान रखिएगा ये जो सेल है इसका होना चाहिए मेन बिजनेस, ध्यान रखिएगा ये होना चाहिए इसका इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि परचेज में वो गुड्स का परचेज माना जाएगा जिसके साथ बिजनेस एंटरप्राइज डील कर रहा है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान आती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक जगह खाली जमीन पड़ी हुई है, मैनेजर को नजर पड़ी या ओनर को नजर पड़ी, उसने सोचा कि इस खाली जमीन को क्यों ना मैं परचेज कर लूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो बिजनेसमैन है, सिर्फ फॉर
एग्जांपल ये अभी अभी की एग्जांपल में ये क्लोथ के साथ डील कर रहा था, तो क्लोथ को चूंकि ये माल परचेज कर रहा है, से फॉर एग्जांपल मैं अगर JNK में रह रहा हूँ, मैं क्लोथ मैं मेरी एक दुकान है, मैं वहाँ पर कपड़ा बेचता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ओबियसली मेरे मेरे साथ क्या केस होगा, मैं अपना जो एक क्लोथ है, मेरा जो एक कपड़ा है, कहीं ना कहीं से तो मैं परचेज कर लूँगा, या तो मैं खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इसकी करूँगा, क्योंकि नॉर्मली माना जाता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सूरत से लाता हूँ या अमृतसर से गुड्स को लाता हूँ, तो वो जो गुड्स है हमारे मेरे लिए जो क्लोथ है, मेरे लिए जो मैं कपड़ा लाता हूँ अमृतसर से या सूरत से, वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, परचेज माना जाएगा। अब मैंने यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल, यहाँ पर एक खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, मेरी नज़र पड़ गई इस ज़मीन के ऊपर, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको परचेज करूँ, क्या ये परचेज माना जाएगा मेरे लिए फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? कुछ लोग बोलेंगे हाँ ये तो परचेज है बिल्कुल, लेकिन मैं कहूंगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये परचेज नहीं है, ये परचेज की डेफिनेशन में नहीं आ जाएगा। परचेज तो है, ये परचेज तो कुछ ना कुछ तो मैंने परचेज कर लिया, लेकिन वहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एक एसेट को परचेज कर रहा हूं, तो यहां पर परचेजेस प्रॉपर टर्म इस्तेमाल नहीं होगी। परचेजेस कहां पर इस्तेमाल होगा, जिन गुड्स के साथ में डील कर रहा था वहां पर अगर मैंने गुड्स को परचेज कर लिया तो परचेज माना जाएगा। अगर मैंने इसके अलावा किसी चीज को परचेज कर लिया, ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड को ले लिया, या कहीं पर बड़ी बिल्डिंग थी वो मुझे सस्ते में मिल गई, ठीक है ना, फ्लैट एक दो या फ्लैट मैंने परचेज किया कहीं पर, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, ये जो एसेट है हमारे लिए, ठीक है ना, ये जो एसेट है हमारा, ये बिल्डिंग जो है हमारी, ये मेरे लिए परचेज नहीं माना जाएगा, बल्कि ये माना जाएगा परचेज ऑफ एसेट। और वहां पर जो अकाउंट हमारा कंसिडर, वहां पर जो हमारे अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट्स उस पर्टिकुलर एसेट के ही ओपन किए जाएंगे। यहाँ पर हमारा बिल्डिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो हम आगे देखेंगे, यहाँ पर हमारा लैंड का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आई होप परचेज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। परचेज मीन्स परचेज ऑफ एसेट, परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वायरस याद रखिएगा, परचेज में हमारे परचेज ऑफ एसेट्स नहीं आते। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको भरपूर आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट टर्म पे हम आते हैं सेल्स। अब सेल्स पे हम थोड़ा कम ही टाइम दे देंगे, क्योंकि परचेज पे हमने अच्छे से टाइम दे दिया। सेल्स आई होप ये क्लियर हो जाएगा। सेल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि परचेज में मैंने आपको बोला था जिस चीज के साथ बिजनेस डील कर रहा है उन चीज को हम अगर परचेज करेंगे तो क्या माना जाएगा, परचेज माना जाएगा। सिमिलरली जिस चीज के साथ हम डील कर रहे हैं और उस चीज को अगर हम सोल्ड करेंगे तो वो क्या माना जाएगा, वो हमारा सेल्स माना जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं क्लोथ डीलर हूं, अगर मैं क्लोथ के साथ डील कर रहा हूं तो क्लोथ को मैंने बेच दिया, वो सेल्स माना जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल बुक सेलर हूं तो मैं बुक्स को जब सोल्ड करूंगा तो मेरा क्या माना जाएगा, ये मेरा सेल्स है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर मैं हार्डवेयर वाला हूं, ठीक है, मेरे पास हार्डवेयर शॉप है, तो मेरे जो हार्डवेयर के इक्विपमेंट्स होंगे उनको मैं सोल्ड करूंगा तो मेरे लिए क्या माना जाएगा, सेल्स माना जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से जैसे हमने यहां पर पढ़ा था, एसेट्स को अगर हमने परचेज किया वो परचेज की डेफिनेशन में नहीं आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम किसी एसेट को सोल्ड कर रहे हैं यहां पर, तो वो यहां पर सेल्स में नहीं आ जाएंगी, बल्कि वो सेल ऑफ एसेट्स की जो पर्टिकुलर एसेट होगा उसकी सेल मानी जाएगी और उस एसेट में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप ये वाला कंसेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट को मैं सिंपली आपको समझाऊंगा। जब भी हम ध्यान रखिएगा, जब भी हम गुड्स को ध्यान, एक साल में हमारा मकसद क्या होता है, क्योंकि हमारा मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना, हमारा मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब ये प्रॉफिट होता क्या है, देखिए, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो एक साल का, एक अकाउंटिंग ईयर का हम हिसाब किताब करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, कि मैंने जो बिजनेस किया क्या वाकई में यहाँ पर मैंने नफा कमाया, क्या आपको वाकई मेरी कुछ कमाई हुई, वो कमाई मेरी इस प्रॉफिट के जरिए पता चल जाएगी मुझे। तो नॉर्मल से एक इंसान को भी अगर हम बताएंगे तो कैसे प्रॉफिट पता चलेगा, तो वो बोलेगा कि एक साइड से आप क्या करो, एक साइड से आप एक्सपेंसेस रखो, हमारे खर्चे कितने आ गई, ठीक है ना, दूसरे साइड से आप देखो रेवेन्यूज हमारे कितने आ गए। अब रेवेन्यू का मतलब मैं आपको एक दो रेवेन्यू की डेफिनेशन भी हम इसी में पढ़ लेंगे, एक्सपेंस की डेफिनेशन भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल सिंपली याद रखिएगा, ये एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं, ये रेवेन्यू मानो आपकी आमदनी है। कैसे पता चलेगा हमारा प्रॉफिट है, जब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास खर्चे कितने हैं और हमारी आमदनी कितनी आ गई। अब अगर यहाँ पर हमारी रेवेन्यूज जो है ये हमारे खर्चों से ज़्यादा थे तो हम बोलेंगे हमारे पास प्रॉफिट था। एग्जांपल मैं ले लूँगा, पहली एग्जांपल से फॉर एग्जांपल अगर मुझे खर्चा आता है 90 रुपया का, ठीक है ना, 90 रुपीज़ का, और इन 90 रुपीज़ को खर्चा करने के बाद मुझे आमदनी आती है 100 रुपया की, तो आप नहीं बोल सकते यहाँ पर हमने क्या कमाया, तो हमारी कमाई क्या हो गई, 90 रुपया हमें खर्चा आ गया, आमदनी हमें 100 रुपया आ गया, 100 में से 90 घटाओ तो 10 रुपया का हमारे पास पॉजिटिव फिगर आता है, हमने ये 10 रुपया का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। सिमिलरली अगर मुझे 90,000 रुपया का खर्चा आया एक साल में, मानो दूसरी एग्जांपल, और इस 90,000 रुपया का खर्चा करने में यहाँ पर मैं 1.5 लाख रुपया रेवेन्यू मुझे आता है, यानी रेवेन्यू मेरा है 1.5 लाख रुपया और एक्सपेंसेस है मेरे 90,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं इजीली कह सकता हूँ 1,50,000 रुपया मेरा रेवेन्यू है, इसमें से 90,000 घटाओ तो 60,000 रुपीज़ क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सिंपली हम किसको बोलेंगे, प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ, अब हम आराम से बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सेस होगा रेवेन्यू का फ्रॉम एक्सपेंसेस, ये एक नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस हम देखते हैं। तो जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस हैं हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं। अगर उन ऑपरेशंस में से हमारे रेवेन्यूज एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हमने प्रॉफिट
कमा लिया। अब अगर नॉन ऑपरेटिंग हमारे जो नॉन बिजनेस ऑपरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सोल्ड किया एसेट को, मैंने परचेज किया एसेट को, उसके लिए एक अलग से टर्म इस्तेमाल होती है जो मैं आपको इसी लेक्चर पे आगे बताऊंगा। तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। आई होप प्रॉफिट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब ये सरप्लस कौन सी बला है? देखो, सरप्लस को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। एक होती है हमारी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका एम, जिनका मुद्दा व मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है हमें प्रॉफिट कमाना है, ध्यान रखिएगा। नफ़े के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वायरस यहाँ पर हमारे पास दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि हम क्लास 11th या क्लास 12th में आप देखेंगे। ये क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलो या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको आप बता सकते हो। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका मुद्दा व मकसद होता है, जिनका मुद्दा व मकसद होता है सोसाइटी को सर्व करना, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द सोसाइटी। इनका मकसद कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। तो यहां पर बेसिक डिफरेंस हमारी क्लियर हुई। अब मसला ये है कि जो हमारी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चूंकि उनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, ऑब्वियसली वहां पर जब रेवेन्यूज हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट टर्म इस्तेमाल होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैं एग्जाम्पल दूंगा, कोई यतीम ट्रस्ट है, इनका मकसद क्या होता है? जो यतीम लोग हैं, ऑर्फन्स हैं, इनको चलाना। या हमारे हॉस्पिटल्स जो है, हॉस्पिटल्स हमारे, तो यहाँ इनका काम क्या है? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं आज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का काम है लोगों को सर्व करना, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। गवर्नमेंट स्कूल्स, यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट क्यों लिखा? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स आजकल बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है प्राइवेट स्कूल्स का और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। गर्ल्स जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना, ये कहाँ पर आएंगे? इनका मकसद ये होता है तो सर्व द सोसाइटी, लोगों को अच्छी खासी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए स्कूल्स में, या लोगों को बेटर ट्रीटमेंट मिल जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अब अगर यहाँ पर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि ये जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो रेवेन्यूज़ हैं, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको मैं इरेज कर लूँगा। अब जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन आ सकती है कि इनके जो रेवेन्यूज़ हैं ये है ज़्यादा ग्रेटर देन इनके एक्सपेंसेस है। हो सकता है बिल्कुल इनको आमदनी आ गई, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया लोगों ने डोनेट वगैरह कर लिया, और इनके जो खर्चे हैं, खर्चा इनका आ गया फॉर एग्जांपल 3.5 लाख रुपया, तो इनका क्या बचा? 1.5 लाख रुपया बच गया इनका। ये जो 1.5 लाख रुपया है, क्या मैं इसको बता सकता हूँ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इज नोन एज प्रॉफिट? प्रॉफिट तो है, लेकिन चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो यहाँ पर वो इम्प्रॉपर होता था अगर हम प्रॉफिट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज करते। तो यहाँ इनके लिए हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस। इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं सरप्लस की। तो सरप्लस सिंपली मीन जो प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमाते हैं, वहां पर हम प्रॉफिट का नहीं इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट टर्म का, बल्कि हम सरप्लस को ही यूज करते हैं। आई होप ये टर्म अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, लॉस। लॉस सिंपली प्रॉफिट का रिवर्स। लॉस कब आ जाएगा? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंसेस अगर आपको प्रॉफिट समझ आ गए तो लॉसेस आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का रिवर्स है लॉस। ये लॉस कब इनकर होगा? अगर हमें खर्चे हो रहे हैं 10,000 रुपया से, फॉर एग्जांपल एक्सपेंस हमारा 10,000 है, और जो रेवेन्यू है हमारा, आमदनी हमारा, ये मान लो 5,000 रुपया या 8,000 रुपया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर गैप है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, रेवेन्यूज़ हमारे कम है, तो यहाँ पर 5,000 रुपया हमारा क्या आएगा? हमारा नेगेटिव फिगर आ जाएगा। नेगेटिव से इसको मैं काटूंगा, तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू जो है कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो 5,000 रुपया हमारा क्या होगा? 5,000 रुपया हमारा लॉस होगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं डेफिसिट। तो डेफिसिट यहाँ पर जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो टर्म है ये यूज़ होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनके रेवेन्यू से, ध्यान रखिएगा, अगर इनके, ये दिखाया मैंने, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में अगर वहाँ पर इनके खर्चे ज़्यादा है इनके रेवेन्यूज से फॉर एग्जाम्पल इनके एक्सपेंसेस है 50,000 रुपया, रेवेन्यूज आते हैं 45,000 रुपया, तो 5,000 रुपया क्या बच गया इनका? 5,000 रुपया आ गया इनको घाटा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट बोलेंगे। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, वो आता है गेन। तो अभी मैंने आपको बोला था, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो कंसेप्ट आ गया। तो मैंने आपको बोला था, अगर हमारे बिजनेस के मेन ऑपरेशन, जो हमारे बिजनेस के मेन ऑपरेशंस हैं, उन मेन ऑपरेशंस में से अगर हम कुछ कमाई करते हैं तो उस कमाई को क्या हम बोलते हैं? इन कमाई को हम बोलते हैं प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा, जो अगर मेन ऑपरेशन है हमारा। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो हमारा, मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल आपको दे दी, अगर एक क्लोथ वाला है, अगर एक कपड़े वाला है, वो कपड़ा बेचता है, वो कपड़ा परचेज
करता है, कपड़ा सोल्ड करता है, तो वहां पर जो उसको प्रॉफिट आ जाएगा उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि वो उसका मेन ऑपरेशन है, मेन बिजनेस है। लेकिन कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो बिजनेस के मेन ऑपरेशन नहीं होते, यानी अदर देन मेन ऑपरेशन। अगर वहां पर हमने कोई कमाई की, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा, मेन ऑपरेशन मेरा क्या था, मेन ऑपरेशन था मेरा क्लोथ, ठीक है ना, मैं सोल्ड करता था, मैं कपड़ा बेचता था। लेकिन ये कपड़े वाला क्या करता है, इसके पास घर में है ज़मीन, ठीक है ना, या इसके पास घर में है मकान, वही हाउस है इसके पास, इसके पास ज़मीन है, इसके पास घर है, इसने इसी ज़मीन या इसी मकान को क्या कर दिया, इसने इसको सोल्ड कर दिया। और जब इसने सोल्ड कर दिया, इसने खुद परचेज किया था ये 10 लाख में, ध्यान रखिएगा, खुद परचेज किया था इसने 10 लाख पे, अब ये सोल्ड कर रहा है इसको 15 लाख में, एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए। तो 5 लाख रुपया क्या आ गया इसको, 5 लाख रुपया इसको ऑब्वियसली प्रॉफिट आ गया। ये 5 लाख रुपया चूंकि मेन ऑपरेशन से नहीं है, चूंकि इसका मेन बिजनेस ये नहीं है, बिजनेस को, मकान को सोल्ड करना, परचेज करना, इसीलिए यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल होगी वो इस्तेमाल होगी गेन। आई होप गेन ये जो टर्म है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दैट मीन्स ये वो प्रॉफिट है जो कि एक बिजनेस को आता है, लेकिन उन एक्टिविटीज से जो इसकी मेन एक्टिविटीज नहीं है, अदर देन मेन ऑपरेशंस। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। तो ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। मूव करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है हमारा एक्सपेंस, ठीक है ना, सिंपल कंसेप्ट है। एक्सपेंसेस का आप क्या मकसद है, एक्सपेंसेस अगर मैं नॉर्मली बोलूंगा, एक्सपेंसेस मींस खर्चे। अब खर्चे कहाँ पर हम करेंगे, एक्सपेंसेस हम करेंगे जब हम गुड्स को परचेज करेंगे या जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। या अगर हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हूँ, तो मुझे जो गुड्स को बनाने में खर्चा लग जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर मुझे ऑयल की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर लाइट की जरूरत होगी, वहाँ पर बाकी सारी स्टेशनरी की जरूरत होगी। तो जितने भी खर्चे मुझे एक गुड को बनाने में लगेंगे, वो गुड्स क्या होंगे, वो जो अमाउंट पे स्पेंड करूंगा इन गुड्स के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, मेरा एक्सपेंस है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऑब्वियसली जब हम एक्सपेंस करेंगे, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करेंगे, तो उनको हम, उन गुड्स एंड सर्विस को हमें क्या करना है, ऑब्वियसली उन गुड्स एंड सर्विसेज को हमें सोल्ड करना है, वहां से हमें क्या आ जाएगा, वहां से हमें रेवेन्यू आ जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे मुड़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 21, ठीक है ना, जो हमारा आता है रेवेन्यू। अभी हमारे पास टाइम है अवेलेबल, तो इस कंसेप्ट को भी हम पढ़ लेंगे। इसके बाद भी हमारे पास कंसेप्ट्स आते हैं, रेवेन्यू एंड डिस्काउंट, इन दो को हम पढ़ेंगे अभी, रेवेन्यूज को और डिस्काउंट को। उसके बाद जो हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इनके अपने टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो अभी हम फिलहाल रेवेन्यू को कवर करेंगे। अगर सिंपली हमें बोलना है रेवेन्यू मतलब आमदनी, मैं एक तो सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में मुझे बोलना है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स या अदर कंसिडरेशन। बेसिकली जो एक बिजनेस को ग्रॉस इनफ्लो कैश का आता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। और ये इनफ्लो कहाँ से होगा, ठीक है ना, जो हम ये हमारा जो इनफ्लो है रेवेन्यू का, या रेवेन्यू जो हमारा है, ये कहाँ से आएगा, जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे, जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अपने कस्टमर्स को, ठीक है ना, या हमारे पास कुछ एसेट्स हैं। ध्यान रखिएगा, मैं रेवेन्यू बोलूंगा, इट रेफर्स टू ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, या सिंपली यहाँ ये वो अमाउंट है जो कि एक बिजनेस चार्ज करता है। कहाँ से चार्ज करेगा, क्योंकि बिजनेस या तो गुड्स प्रोवाइड करेगी लोगों को, ठीक है ना, जब हम गुड्स क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड करेंगे, गुड्स को सोल्ड करेंगे, वहां से पैसा आ जाएगा, ये क्या मेरे लिए होगा, ये मेरे लिए रेवेन्यू होगा। या तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं कोचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है ना, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे क्या आ जाएगा, ओबियसली फीस वगैरह आ जाएगा, फीस में एक्स्ट्रा लेगा, और वहाँ से जो पैसा आ जाएगा ये मेरे लिए रेवेन्यू होगा। या मेरे पास कुछ एसेट्स हैं, ध्यान रखिएगा, मेरे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिन एसेट्स को मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास 10 लाख रुपया है, ध्यान रखिएगा, मेरे पास है 10 लाख रुपया, मैं खुद कोई काम वाम करता नहीं, मैंने किसी दोस्त को दे दिया या किसी को दे दिया उधार पे, और उसको बोला मुझे पर मंथ के हिसाब से 10,000 रुपया इंटरेस्ट चाहिए। गरज ये जो मेरे पास 10 लाख रुपया था, इस एसेट को मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ, और उससे चार्ज कर रहा हूँ 10,000 रुपया। दैट मीन्स मुझे इंटरेस्ट का यील्ड आ रहा है। ये इंटरेस्ट भी मेरे लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये इंटरेस्ट भी मेरे लिए क्या होगा, ये इंटरेस्ट भी मेरे लिए होगी रेवेन्यू। या मैं फॉर एग्जांपल एक रॉयल्टी की टर्म यहाँ पर आई है, डिविडेंड, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। यहाँ पर मैं रॉयल्टी को आपको समझाऊंगा, रॉयल्टी किस चीज का नाम है। देखिए हमारे पास कभी कभार एसेट होता है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ज़मीन है, इस ज़मीन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस ज़मीन में कोल निकलेगा, लेकिन मेरे पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना तो टेक्निक है, ना मेरे पास कोई और पैसा है। मैं क्या करता हूँ, एक प्राइवेट फर्म को बोलता हूँ कि चूंकि मेरे पास ज़मीन में कोल है, आप मेरी ज़मीन ले लीजिए लीज पे, ठीक है ना, जितना भी आप इसमें से कोल एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना, उसमें से मुझे आप मेरा हिस्सा दे दो। फॉर एग्जाम्पल हर केजी में मुझे 10 रुपया दे दो या 20 रुपया दे दो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ, या हर टन के ऊपर मुझे फिक्सड अमाउंट आप दे दो। तो वो जो जब ये कंपनी आएगी मेरी ज़मीन से ये
ओल एक्सट्रैक्ट करेगी और सोल्ड करेगी, उसमें से बाज़ाब्ता मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा और उसी हिस्से को क्या बोला जाएगा, जो मुझे पेमेंट मिलेगी उस पेमेंट को क्या हम बोलेंगे, रॉयल्टी। आई होप रॉयल्टी का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। रॉयल्टी बेसिकली एक पीरियडिक पेमेंट होती है जो कि एक पर्सन रिसीव करता है। क्यों रिसीव करता है? क्योंकि उसके पास एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, एसेट होता है, जिसको कोई और इस्तेमाल करता है और उस इस्तेमाल करने की वजह से उसको क्या मिल जाता है, ये रिटर्न मिल जाता है, इसको अपना हक मिल जाता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद डिविडेंड भी आता है। डिविडेंड कुछ नहीं बल्कि जो हम प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का शेयर देते हैं बिजनेस का, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। गर्ज चाहे डिविडेंड आ जाए, रॉयल्टी आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, ये सारी चीज़ें किस में कवर हो जाएंगी, ऑब्वियसली रेवेन्यू में। ठीक है ना। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किस चीज़ का नाम है? डिस्काउंट मींस रिडक्शन इन प्राइस। ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, मैं बोलता हूँ उसको कि मुझे एक जैकेट परचेज करनी है, क्योंकि जैकेट का कॉस्ट से फॉर एग्जांपल अगर 4,000 रुपया था, तो हमारा दुकानदार शॉपकीपर हमेशा कहता है चूंकि 4,000 का है, मैं आपको 10% इसमें डिस्काउंट दे दूंगा। व्हाट डज दैट 10% डिस्काउंट मीन? इसका मतलब हुआ जो प्रोडक्ट 4,000 का है, इस पे फ्लैट आपको 10% रुपया में आपको छूट दे दूंगा, और यही 10% क्या है हमारा, यही हमारा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कुछ नहीं है बल्कि इट सिंपली रेफर्स टू रिडक्शन इन प्राइस। अब ये रिडक्शन दो तरीके का हो सकता है, या तो ये होगा लिस्ट प्राइस पे, या तो होगा ये कॉस्ट प्राइस पे। तो इस चीज को मुझे आपको अच्छे से समझाना है। फिलहाल पहले आप याद रखिए, डिस्काउंट मींस रिडक्शन इन प्राइस, यानी जब मुझे कम पे करना पड़े, जितना मुझे ओरिजिनली पे करना था उससे मुझे कम पे करना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और जो है ये दो तरीके का हो सकता है। एक डिस्काउंट होता है जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, दूसरा डिस्काउंट होता है जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, देखिए ट्रेड डिस्काउंट है, सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये हर पर्सन को मिलता है, ऑल, चाहे वो छोटा बायर है या बड़ा बायर है, जो कोई भी बायर है, इनको ये मिल जाता है। अब ट्रेड डिस्काउंट सिंपली मीन्स जब एक सेलर, जो एक बिजनेसमैन है, जब ये कंसेशन देता है अपने कस्टमर्स को कि आप जितना माल लेंगे मैं आपको एक परसेंटेज डिस्काउंट का दे दूंगा। तो से फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है जिसका लिस्ट प्राइस है, ध्यान रखिएगा, जिसका शॉप पे लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस है 4,000 रुपया, तो एक शॉप कीपर क्या करता है या एक बिजनेसमैन क्या करता है, ये नॉर्मली सबको ऑफर देता है कि आप अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे मैं आपको दे दूंगा 10% डिस्काउंट फ्लैट सबको। ये जो डिस्काउंट है जो जनरल कैटेगरी में दिया जाता है, जो जनरली सबको एलो किया जाता है सप्लायर के जरिए, जो बिजनेसमैन होता है ये सबको ये कंसेशन दे देता है कि मेरे से आप प्रोडक्ट्स परचेज कर लो और मैं क्या दूंगा, आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ये जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। और ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, ये मिलता है हमारा लिस्ट प्राइस पे। जो हमारा लिस्ट प्राइस होगा उसी के ऊपर ये डिस्काउंट हमें मिल जाता है। तो ये कब नॉर्मली दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, न्यू प्रोडक्ट है हमारा, तो उस टाइम हम नॉर्मली देते हैं। या अगर हमारी सेल्स कम है, हमारा सेल्स अभी कम चल रहा है, वेरी लेस चल रहा है, तो उस टाइम भी हम दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मोटिव क्या होगा, क्योंकि सेल्स हमारी कम है, हम कोशिश करेंगे हमारी सेल्स ज़्यादा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे सब कस्टमर्स को, ऐसा नहीं किसी स्पेशल कस्टमर को नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि बिजनेस देते हैं ताकि हमारी सेल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेल्स हमारी प्रमोट हो, या हमारा जो नया प्रोडक्ट है मार्केट में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसकी मार्केटिंग अच्छे से हो, इसके कस्टमर्स हमारे अच्छे खासे बन जाए। उसके बाद हमारा आ जाता है कैश डिस्काउंट। अब मान लो हमने तो गुड्स को बेच दिया, मैंने बेच दिया टन मैंने बेच दिया, लेकिन अब मसला ये है क्योंकि बिजनेसमैन जो है, नॉर्मली हमारा जो बिजनेस होता है वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, उधार पे करते हैं। तो ऐसा होता है हमारा जो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में रूल ही है, अगर हमें बिजनेस करना है हमें क्रेडिट बेसिस पे करना ही करना है। तो अब मान लो हमने गुड्स तो बेच दी है ट्रेड डिस्काउंट पे, हमने टन सबको 10% डिस्काउंट दे दिया, लेकिन मसला ये है कि पेमेंट्स हमारी नहीं आ रही है या हमें ज़रूरत है पैसे की। तो अब हम क्या करेंगे, एक पर से फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स को बेच दिया 4,000 रुपया पे, अब मैं बोल रहा हूँ कस्टमर को यार मेरा 4,000 दे दो, वो बोल रहा है जी मेरे पास पैसा नहीं है, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा। तो यहाँ पर बिजनेसमैन एक चालाकी करता है, ये क्या करता है, ये अपने कस्टमर को बोलता है चूंकि आपको मुझे 4,000 रुपया देना है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, अगर आप ये पैसा मुझे 2 दिन के अंदर अंदर दोगे, से फॉर एग्जांपल 2 डेज के अंदर अंदर, अगर आप मुझे विद इन 2 डेज आप ये पैसा दोगे, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको 500 रुपया और डिस्काउंट दे दूंगा। यानी कि आपको मुझे 4,000 नहीं बल्कि खाली 3,500 रुपया ही देना है। या ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है ना। यानी वो डिस्काउंट जो किस लिए दिया जाता है, ताकि पेमेंट हमारी जल्दी से हमें आ जाए, हमें पैसा जल्दी मिल जाए। ठीक है ना। उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। यहाँ पर मकसद क्या होता है
कि हमारी पेमेंट जल्दी हमारे पास पहुंच जाए। और ये ही डिस्काउंट जो है ये रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट इसी का रखा जाता है। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट था उसका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं होता। मेन डिस्काउंट जो है हमारा वो कैश डिस्काउंट होता, क्योंकि हमने जब गुड्स को सोल्ड कर दिया अब जाके उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एंट्री हो गई, उसके बाद अगर हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई छूट दे रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वो हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस हो सकता है। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट जो है इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि हमारा पहली टारगेट होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट 4000 का होगा नहीं, इस पर ऑलरेडी ये हमारा ओवर प्राइसिंग होता है। नॉर्मली इसमें हमने अपना मार्जिन ठीक ठाक रखा हुआ होता है, तो गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट, क्योंकि गुड्स हमने सोल्ड कर लिए, अब पैसा नहीं आ रहा है या अब हमें पैसे की ज़रूरत है, उस टाइम हम और छूट देते हैं अपने कस्टमर्स को कि जल्दी से जल्द पैसा हमारा दे दो। उस सिचुएशन में जो हम डिस्काउंट देंगे वो हमारा डिस्काउंट क्या होगा, कैश डिस्काउंट। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमने थोड़ा एक्स्ट्रा इनमें से हमने एफर्ट्स दे दिए। अगर आपको कहीं लग रहा है ज़्यादा इसको डीपली नहीं पढ़ना है या कहीं पर कोई कोताही रह रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इंप्रूवमेंट लाने की। जितने भी आगे वाले लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में हम इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखेंगे। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और जो अगर कोई इसके अलावा कोई और टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल जो है ये जो लेक्चर है मैं लेट नाइट में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल मॉर्निंग में, ठीक है ना, या बाय इवनिंग ये आपके पास अवेलेबल होगी। फिलहाल आज की लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।